नमस्ते। चलिए आज इनकम टैक्स का एक ऐसा चैप्टर उठाते हैं जो है तो छोटा पर एग्जाम में स्कोरिंग के लिहाज से बहुत बड़ा है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम सेक्शन 22 से 27 तक के सारे जरूरी पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये रिवीजन आपके एग्जाम में फुल मार्क्स लाने में बहुत मदद करने वाला है। अच्छा, तो इस चैप्टर को पूरी तरह से क्रैक करने के लिए हमारा गेम प्लान क्या रहेगा, ये देखिए। हम बिल्कुल बेसिक नियमों से शुरू करेंगे, फिर कैलकुलेशन के फॉर्मेट को समझेंगे, डिडक्शंस की गहराई में जाएंगे और कुछ स्पेशल केसेस को भी देखेंगे। और हाँ, आखिर में एलओपी और एसओपी का एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आखिर लगता कब है? इस सवाल का जवाब ही इस चैप्टर की नींव है और यहीं से पूरे मार्क्स लाने का रास्ता भी शुरू होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 22 की। समझिए, ये इस चैप्टर का एंट्री गेट है। ये बताता है कि किसी इनकम पर हाउस प्रॉपर्टी का टैग कब लगेगा। इसके लिए बस दो शर्तें हैं, एक सिंपल सी चेकलिस्ट। पहली, एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब कोई भी बिल्डिंग और उससे जुड़ी जमीन, जैसे कोई पार्किंग या लॉन। और दूसरी शर्त, असेसी उस प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, टिक टिक, तभी इनकम इस हेड में आएगी। अगर एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो इनकम इस हेड में नहीं आएगी। कितना आसान है। अब एग्जाम में ना आपको 3 तरह की प्रॉपर्टीज से मिलना होगा। पहली है लेट आउट प्रॉपर्टी या एलओपी। सीधी सी बात है, जो प्रॉपर्टी किराए पर दी है उससे होने वाली इनकम हमेशा टैक्सेबल होगी। दूसरी है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या एसओपी, जिसमें आप खुद रहते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा 2 प्रॉपर्टीज को एसओपी दिखा सकते हैं और इन पर आपकी इनकम हमेशा निल यानी शून्य मानी जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी ही प्रॉपर्टी अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो वो इस चैप्टर में नहीं आएगी। और तीसरी है डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी या डीएलओपी। मान लीजिए आपके पास 3 घर हैं और आप तीनों में खुद रहते हैं, तो कानून कहता है कि आप किन्हीं 2 को एसओपी चुन लीजिए, लेकिन जो तीसरी प्रॉपर्टी बची उसे मान लिया जाएगा कि वो किराए पे दी गई है और उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, बेसिक्स क्लियर हैं। अब आते हैं उस फॉर्मेट पर जो हर एलओपी और डीएलओपी के सवाल को सॉल्व कर देगा। ये एक तरह से आपका जीपीएस है फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए। इसे अच्छे से समझ लीजिए। ये रहा हमारा मास्टर फॉर्मूला। देखिए कितना सिंपल है, सिर्फ 3 स्टेप्स। पहले हम निकालते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू या जीएवी, फिर उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं तो मिलता है नेट एनुअल वैल्यू यानी एनएवी, और आखिर में सेक्शन 24 के डिडक्शन घटाते ही बूम, आपको मिल जाती है आपकी फाइनल टैक्सेबल इनकम या लॉस। बस इस फ्लो को दिमाग में बिठा लीजिए। तो सबसे पहला स्टेप था जीएवी, है ना? चलिए इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। जीएवी निकालने के लिए 2 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हम पता करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट या ईआर। ये वो किराया है जो कानून के नज़र में प्रॉपर्टी को मिलना चाहिए। इसे निकालने के लिए हम म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो ज्यादा है उसे लेते हैं, पर यह स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर स्टेप 2 में हम इस एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट यानी असल में मिले किराए से कंपेयर करते हैं। इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा बस वही है आपका जीएवी। जीएवी मिल गया, बहुत बढ़िया। अब नाव निकालना तो बच्चों का खेल है। जीएवी में से बस म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर दो। लेकिन यहीं पर एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। 2 बातें याद रखनी है। ये 2 गोल्डन रूल्स हैं। पहली, टैक्स मालिक ने चुकाया हो। अगर किराएदार ने सीधे टैक्स भर दिया तो आपको छूट नहीं मिलेगी। और दूसरी, टैक्स पेमेंट बेसिस पर चुकाया गया हो, मतलब जब तक पैसा जेब से गया नहीं तब तक छूट मिलेगी नहीं। चाहे आपने पिछले 10 साल का टैक्स एक साथ भरा हो, आपको पूरी छूट इसी साल मिल जाएगी। तो हम अपने कैलकुलेशन के आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से में आ गए हैं, डिडक्शंस। ये वो जगह है जहां हम अपनी टैक्सेबल इनकम को और कम कर सकते हैं। तो देखते हैं सेक्शन 24 हमें क्या क्या फायदे देता है। तो नैव निकालने के बाद सरकार आपको 2 शानदार तोहफे देती है। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये तो फिक्स्ड है, नैव का सीधा सीधा 30%। आपको कोई बिल कोई रसीद दिखाने की जरूरत नहीं, ये बस मिल जाता है। और दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी प्रॉपर्टी के लिए गए लोन पर चुकाया गया ब्याज। चलिए इसके रूल्स को समझते हैं। अब अगर आपकी प्रॉपर्टी एलओपी या डीएलओपी है तो इंटरेस्ट के मामले में तो आपकी लॉटरी लग गई। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई लिमिट ही नहीं है।
जी हाँ, नो लिमिट। जितना भी इंटरेस्ट है पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हैं। और ये ड्यू बेसिस पर मिलता है, मतलब अगर इंटरेस्ट इस साल का है पर आपने चुकाया नहीं है तब भी छूट मिल जाएगी। और हाँ, अगर घर बनने से पहले ही लोन ले लिया था तो उस दौरान के कुल इंटरेस्ट को आप 5 बराबर किस्तों में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी एसओपी है, यानी आप खुद उसमें रहते हैं, तो कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ लिमिट्स हैं। एक स्पेशल केस है जहां आपको 2 लाख तक की छूट मिल सकती है, पर उसके लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। चलिए एक चेकलिस्ट बनाते हैं। सवाल 1, लोन 1 अप्रैल 99 के बाद लिया, टिक। सवाल 2, लोन खरीदने या बनाने के लिए लिया, टिक। सवाल 3, 5 साल में कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ, टिक। अगर तीनों पर टिक है तो मुबारक हो, आपकी लिमिट है 2 लाख। और अगर एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो आप सीधे नॉर्मल केस में आ जाएंगे, जहां लिमिट सिर्फ 30,000 रुपए है। तो एसओपी की पूरी कहानी को एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। आप खुद रह रहे हैं तो किराया तो है नहीं, मतलब जीएवी 0, जीएवी 0 तो एनएवी भी 0, एनएवी 0 तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 0। तो बचा क्या? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी लिमिट के अंदर। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 0 माइनस इंटरेस्ट, मतलब हमेशा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सिंपल। चलिए अब कुछ प्रो टिप्स देखते हैं, वो एडजस्टमेंट्स जो एग्जाम के सवालों में ट्विस्ट डालने के लिए दिए जाते हैं। इनको समझ लिया तो मुश्किल सवाल भी आसान लगेंगे। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी कुछ महीने खाली रही, तो क्या होगा? यहाँ कानून थोड़ा रहम दिखाता है और जीएवी की कैलकुलेशन में आपको राहत मिलती है। और अगर आपको कोई पुराना डूबा हुआ किराया अचानक मिल जाए, जिसे अनरियलाइज्ड रेंट कहते हैं, तो नियम बहुत सीधा है। जिस साल मिला उस साल टैक्सेबल होगा। और अच्छी बात यह है कि इस पर भी आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, मतलब सिर्फ 70% पर ही टैक्स देना है। पार्टली लेट आउट के 2 केस बनते हैं। पहला, एरिया वाइज, मतलब एक हिस्सा किराए पर, एक में खुद रहते हैं, तो इसे 2 अलग अलग प्रॉपर्टी मानकर सॉल्व करो, एक एलओपी एक एसओपी। दूसरा, टाइम वाइज, कुछ महीने किराए पर कुछ महीने खुद रहे, इसमें कोई एसओपी का फायदा नहीं मिलेगा, इसे पूरे साल के लिए एलओपी ही माना जाएगा। और जॉइंट ओनरशिप में सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? जो 2 लाख या 30,000 की इंटरेस्ट लिमिट है ना, वो हर मालिक को अलग अलग मिलती है, पर ओनर नॉट पर प्रॉपर्टी। ठीक है, लगभग सब कुछ कवर हो गया। अब कुछ एडवांस थ्योरी पॉइंट्स देखते हैं। ये वो बातें हैं जो आपको भीड़ से अलग करेंगी और फुल मार्क्स दिलाने में मदद करेंगी। डीम्ड ओनरशिप का मतलब है मान लिया गया मालिक, मतलब आप कागज पर मालिक नहीं हैं, पर इनकम टैक्स के लिए आपको ही माना जाएगा। जैसे कि जीवन साथी या नाबालिग बच्चे को बिना पूरी कीमत के प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना। और दूसरा पॉइंट बिल्डर्स के लिए है। अगर उनके फ्लैट्स बनकर तैयार हैं पर बिके नहीं हैं, तो सरकार उन्हें 2 साल की राहत देती है। इन 2 सालों तक उन फ्लैट्स की एनुअल वैल्यू निल मानी जाएगी। ओके, अब एक बहुत बहुत बड़ा अलर्ट। नई टैक्स रिजीम, जो कि अब डिफ़ॉल्ट है, मतलब अपने आप लागू हो जाती है। अगर आप इसमें रहते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी के 2 बड़े फायदे आपसे छीन जाएंगे। पहला, एसओपी पर जो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती थी, भूल जाइए, वो नहीं मिलेगी। और दूसरा, एलओपी से अगर कोई लॉस होता है तो उसे आप किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, इसे ध्यान में रखना। चलिए, सब कुछ खत्म करने से पहले एक आखिरी रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। एलओपी और एसओपी के बीच का फर्क एक नज़र में। ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेस्ट है। देखिए इस टेबल को, जीएवी लॉप में कैलकुलेट होता है, एसओपी में हमेशा निल। नैव लॉप में जीएवी माइनस टैक्स, एसओपी में निल। स्टैंडर्ड डिडक्शन लॉप को मिलती है, एसओपी को नहीं। इंटरेस्ट लॉप में कोई लिमिट नहीं, एसओपी में है। फाइनल इनकम लॉप की पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, एसओपी की सिर्फ नेगेटिव या 0। और नई रिजीम का असर, लॉप का लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, एसओपी का इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा। बस ये टेबल सब कुछ समेट देता है। इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर आपके लिए एकदम क्लियर हो गया होगा। और भी ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए बने रहिएगा। सुनील सर के साथ सीखते रहिए और मजे करते रहिए।